नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। आज है 12 अक्टूबर 2023, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि। जान लेते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स। पहली बड़ी खबर, केजरीवाल बोले हमें खत्म करना चाहते हैं प्रधानमंत्री, हमारे खिलाफ 170 से ज्यादा केस, 140 के फैसले हमारे पक्ष में, एक पैसे का घोटाला नहीं। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। हमारे विधायकों और नेताओं के खिलाफ झूठे केस दर्ज करवाए जा रहे हैं। अब तक हमारे खिलाफ 170 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं, 140 फैसले हमारे पक्ष में आए हैं, एक पैसे का घोटाला नहीं मिला। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ फर्जी मामले चल रहे हैं। 2 साल से हमारे सीनियर नेताओं को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। उन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार किया और अमानतुल्लाह खान के घर पर छापेमारी की, एक पैसे का घोटाला नहीं निकला। भ्रष्ट नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इसी के साथ केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर देश का माहौल खराब करने का भी आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा कि मोदी की चाल और जुबान में अहंकार है, उनसे सब कोई डरा हुआ है। प्रधानमंत्री की पूरी कोशिश है कि आम आदमी पार्टी को कुचल दिया जाए। 2015 में जैसे ही हमारी सरकार बनी तो शुंगलू कमेटी बनाई गई, 400 फाइलें जांच की गई, लेकिन कोई गड़बड़ी नहीं मिली। अब तक जितने भी जजमेंट आए हैं उनमें हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं निकला है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इजरायली हमलों के बाद पूरे गाजा की बिजली हुई ठप। अस्पतालों में इमरजेंसी लाइट सिर्फ 2 दिन चल सकेगी। इजरायली सेना ने यहां फास्फोरस बम दागे। जी हां दोस्तों, इजराइल हमास जंग का आज 5वां दिन था। अल जजीरा के मुताबिक इजरायली हमलों के बाद पूरे गाजा में बिजली सप्लाई ठप हो गई है। फिलिस्तीन की एनर्जी अथॉरिटी के चेयरमैन थापर मेलहम ने वॉइस ऑफ फिलिस्तीन रेडियो को बताया कि गाजा पट्टी के एकमात्र पावर प्लांट में ईंधन खत्म हो गया है। इससे पूरे इलाके की बिजली सप्लाई रुक गई है। अस्पतालों की इमरजेंसी लाइट सिर्फ 2 दिन चल सकेगी। 9 अक्टूबर को गाजा बॉर्डर पर कब्जे के बाद इजराइल ने गाजा तक होने वाली बिजली सप्लाई रोक दी है। इससे पहले इजराइल ने फिलिस्तीन पर फास्फोरस बम दागे। फिलिस्तीन की न्यूज एजेंसी वाफा के मुताबिक इजरायली सेना ने गाजा से लगे हुए अल कमारा शहर पर इजराइल ने प्रतिबंधित फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया। ये बम जिस इलाके में गिरते हैं वहां ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। इसके कण इतने छोटे होते हैं कि मानव शरीर में घुस जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गृह मंत्रालय भारतीय न्याय संहिता में मनमाने बदलाव कर रहा है। ममता बनर्जी बोली राजद्रोह कानून में बदलाव का नागरिकों पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि राजद्रोह कानून के तहत प्रावधानों को बदलने के नाम पर गृह मंत्रालय भारतीय न्याय संहिता में अधिक गंभीर और मनमाने उपाय पेश कर रहा है। ये नागरिकों को और ज्यादा गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। ममता बनर्जी ने 11 अक्टूबर को ट्वीट पर लिखा, मैं भारतीय दंड संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी को रिप्लेस करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के मसूदे को पढ़ रही हूं। यह देखकर स्तब्ध हूं कि इसमें चुपचाप बहुत कठोर नागरिक विरोधी प्रावधानों को पेश करने का गंभीर प्रयास किया जा रहा है। पहले राजद्रोह कानून था, उन प्रावधानों को बदलने के नाम पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता में मनमाने उपाय पेश किए गए हैं। दोस्तों, बंगाल सीएम ने कहा कि न सिर्फ राजद्रोह कानून में बल्कि उसकी भावना में भी बदलाव जरूरी है। उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ताओं और कानून के जानकारों को इस मसौदे को गंभीरता से लेने को कहा, क्योंकि यह क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बड़ा बदलाव लाएगा। संसद में मेरे सहयोगी स्थायी समिति के सामने यह मुद्दे उठाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इजराइल हमास जंग से दुखी हूं। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सुंदर पिचाई बोले एम्प्लॉइज की सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी। नडेला ने क्रूरता की निंदा की। जी हां दोस्तों, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला इजराइल पर हुए आतंकी हमले और हमास से बढ़ते संघर्ष को लेकर दुख व्यक्त कर रहे हैं। पिचाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इजराइल में हमने अपने सभी एम्प्लॉइज से संपर्क किया है और उनका सपोर्ट करते रहेंगे। वहां गूगल के 2 ऑफिस और 2000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। यह अनइमेजिनेबल है कि वह इस समय क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। शनिवार से हमारी प्रायोरिटी एम्प्लॉइज की सेफ्टी है। वहीं सत्या नडेला ने लिखा कि इजराइल में हुए आतंकवादी हमले और जो अत्याचार देखने को मिल रहे हैं उससे बहुत दुखी हूं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तो खुद ही तबाह हो जाएगा इजराइल। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने नेतन्याहू को दे दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, हमास द्वारा इजराइल के शहर पर रॉकेट दागने के बाद से इजराइल और हमास के बीच खूनी जंग जारी है। इजरायली सेना गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर लगातार बम बरसा रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑपरेशन आयरन स्क्वाड लॉन्च करते हुए कहा कि वो हमास का नामो निशान मिटा देंगे। इसी बीच तुर्की ने इजराइल को कड़ी नसीहत दी है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन ने बुधवार को कहा कि इजराइल गाजा पट्टी में खुद को एक देश की तरह पेश नहीं कर रहा। इजरायली सेना द्वारा गाजा पट्टी में बरसाए जा रहे बम की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि इजराइल को यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर वह एक देश की बजाय एक संगठन की तरह काम करेगा तो वह खुद ही खत्म हो जाएगा। वहीं दोस्तों इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी फिलिस्तीन के लिए कहा है कि हमास आईएसआई से भी बड़ा खतरा है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हमास इजराइल की जंग को लेकर सऊदी अरब में भी मची खलबली, यूएई ने भी किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, शनिवार को हमास द्वारा इजराइल के शहर पर रॉकेट दागने के बाद से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच खौफनाक जंग लगातार जारी है। हमास के हमले के बाद इजराइल गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इस लड़ाई को लेकर दुनिया भर के देशों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है, जहां एक और सारी मुस्लिम खाड़ी देश एक और नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने इजराइल की मदद करते हुए अपना गोला बारूद से लेस प्लेन इजराइल के लिए भेजा है। तमाम पश्चिमी देशों ने इजराइल का समर्थन किया है। वहीं इस्लामिक देश फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। जहां सऊदी अरब लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे पर बातचीत कर रहा है, तो दूसरी तरफ मिस्र ने फिलिस्तीन को मानवीय सहायता भेजने का ऐलान किया है। वहीं दोस्तों इसके अलावा यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान ने फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए $2 करोड़ की मदद की घोषणा की है। रिपोर्ट के मुताबिक यह सहायता राशि निकट भविष्य में संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के माध्यम से फिलिस्तीन को दी जाएगी। इस सहायता राशि का मकसद फिलिस्तीन के जरूरतमंद लोगों को तत्काल राहत और सहायता प्रदान करना है। हालांकि यूएई ने इजराइल पर हमास के हमले की भी कड़ी निंदा की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तानी पत्रकारों को विश्व कप के लिए मिला भारत का वीजा। भारत पाकिस्तान मैच कवर करने आएंगे अहमदाबाद। जी हां दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप के बीच पाकिस्तानी टीम के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के कई पत्रकारों को अहमदाबाद में खेले जाने वाले भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला कवर करने के लिए भारत का वीजा मिल गया है। हालांकि अभी तक सिर्फ पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों को ही वर्ल्ड कप के लिए भारत का वीजा मिला था, लेकिन अब पत्रकारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। REV स्पोर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 60 से ज्यादा पत्रकारों को भारत का वीजा मिल गया है। सभी पत्रकार अहमदाबाद में होने वाले भारत बनाम पाकिस्तान मैच को कवर करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 14 अक्टूबर शनिवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों महामुकाबले को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि इस मुकाबले को भारत और पाकिस्तान में से कौन सी टीम जीतेगी। आपकी प्रेडिक्शन हम याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, न्यूज क्लिक फॉरेन फंडिंग केस में सीबीआई ने जांच शुरू की। पुरकायस्थ के घर पहुंची, पत्नी से पूछताछ की। वेबसाइट पर चीन से पैसे लेने का आरोप भी है। जी हां दोस्तों, चीन से फंड लेने और चाइनीज प्रोपोगेंडा फैलाने के आरोप में न्यूज क्लिक के खिलाफ अब सीबीआई टीम भी छानबीन कर रही है। बुधवार को सीबीआई की एक टीम दिल्ली में न्यूज क्लिक के फाउंडर और एडिटर प्रबीर पुरकायस्थ के घर गई और तलाशी ली। लगभग 8 लोगों की टीम पुरकायस्थ के घर पर मौजूद थी। टीम ने पुरकायस्थ की पत्नी गीता हरिहरन से पूछताछ की। पुरकायस्थ फिलहाल इस मामले में HR हेड अमित चक्रवर्ती के साथ पहले से ही जुडिशियल कस्टडी में है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, न्यूज क्लिक के खिलाफ सीबीआई सहित 5 एजेंसियां जांच कर रही है। सबसे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने FIR दर्ज की है। उससे पहले दिल्ली पुलिस इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, परिवर्तन निर्देशालय, ED और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस केस से जुड़े अलग अलग मामलों में जांच कर रहे हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई ने न्यूज क्लिक के खिलाफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, युवाओं के लिए बनेगी मेरा युवा भारत संस्था, मोदी कैबिनेट का अहम फैसला। जी हां दोस्तों, मोदी कैबिनेट ने युवाओं के लिए मेरा युवा भारत संस्था बनाने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि देश में 15 से 19 साल के बीच लगभग 40 करोड़ युवा हैं। इन युवाओं के लिए माय भारत नामक संस्था बनाने का निर्णय लिया गया है। भारत का युवा अपनी जिम्मेदारी को समझता है, पंच प्रमाण में PM कर्तव्य बोध की बात भी करते हैं। अनुराग ठाकुर ने बताया कि PM की अध्यक्षता की कैबिनेट में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी युवाओं से जुड़ी है। 15 से 19 साल के बीच 40 करोड़ युवा हैं। यह भारत की बड़ी ताकत है। माय भारत नाम की संस्था बनाने का निर्णय इसी को देखते हुए लिया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, हम उम्मीद कर रहे हैं शुभमन गिल को लेकर विक्रम राठौड़ ने दिया बड़ा अपडेट है। जी हां दोस्तों, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच विक्रम सिंह राठौड़ ने खुलासा कर दिया है कि शुभमन गिल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन एहतियात के तौर पर और वह चेन्नई के होटल में लौट आए हैं। गिल को डेंगू है और वे अभी भी रिकवरी स्टेज पर हैं। युवा सलामी बल्लेबाज चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के शुरुआती मैच में नहीं खेल पाए थे। दोस्तों शुभमन गिल दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ भारत के मुकाबले में से भी बाहर हैं और वो टीम के साथ दिल्ली भी नहीं आए हैं, बल्कि वह मेडिकल टीम की देखरेख में चेन्नई में ही है। विक्रम राठौड़ से एक मीडिया रिपोर्ट्स का जिक्र करते हुए शुभमन गिल पर अपडेट के बारे में पूछा गया था। उन्होंने अस्पताल में भर्ती कराया गया था और फिर उन्हें होटल में वापस लाया गया। विक्रम राठौड़ के इस मामले पर कुछ रोशनी डालने पर और अफगानिस्तान के खिलाफ प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने इसी बात का जिक्र किया। वैसे उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ वे टीम से जुड़ सकते हैं और मैच भी खेल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, हिमाचल में नवरात्रों पर बारिश बर्फबारी के आसार, 14 अक्टूबर से बदलेगा मौसम, 2 दिन का येलो अलर्ट, पहाड़ों पर बढ़ेगी ठंड।
जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में फिर से बारिश बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की माने तो कल और परसों मौसम साफ रहेगा। शुक्रवार से मौसम फिर करवट बदलेगा। 14 अक्टूबर से अगले 4 दिन के लिए बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। 15 और 16 अक्टूबर को अधिकतर ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी का पूर्वानुमान है। इस दौरान अन्य क्षेत्रों में भी तेज बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर ठंड में इजाफा होगा। शुक्रवार से ही नवरात्र पर्व भी शुरू हो रहा है। जाहिर है दोस्तों कि इस बार नवरात्रि पर नवरात्रा के दौरान ठंड से भी जूझना पड़ सकता है। मौसम विभाग की माने तो नवरात्रों के दौरान बर्फबारी भी हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए। और साथ ही दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए, अंत में आपसे एक माइंड क्विज क्वेश्चन पूछा जाएगा। सही जवाब देने पर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन रही तेजी। सेंसेक्स 393 अंक की तेजी के साथ 66,473 पर हुआ बंद। निफ्टी में भी 121 अंकों की रही बढ़त। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में बुधवार को लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 393 अंकों की तेजी के साथ 66,473 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 121 अंकों की तेजी रही। यह 19,811 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 में तेजी और सिर्फ 9 में गिरावट देखने को मिली। रियल्टी, ऑटो, इंफ्रा शेयरों में खरीदारी रही, जबकि एनर्जी, एमएफसीजी, फार्मा इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए। आईटी और पीएसयू बैंकिंग शेयरों पर दबाव रहा। दोस्तों बुधवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7 पैसे चढ़कर 83 रुपए 18 पैसे पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप लूजर और टॉप गेनर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज हीरो मोटोकॉर्प, ग्रासिम और विप्रो रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में एचसीएल, कोल इंडिया और एलटीआई माइंडट्री रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X स्ट्रीट फाइटर 2.63 लाख में हुई लॉन्च। बजाज ट्रायम्फ की पार्टनरशिप में दूसरी मेड इन इंडिया बाइक केटीएम ड्यूक 390 से होगा मुकाबला। जी हां दोस्तों, ट्रायम्फ मोटरसाइकिल ने इंडियन मार्केट में स्क्रैम्बलर 400X लॉन्च कर दी है। बाइक की एक्स शोरूम कीमत 2,62,996 रुपए है। इसकी बुकिंग शुरू कर दी गई है। बायर्स इसे 10,000 रुपए का टोकन अमाउंट देकर बुक कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि यह मोटरसाइकिल अप्रैल 2024 तक देश के 100 से ज्यादा शहरों में ट्रायम्फ डीलरशिप पर अवेलेबल होगी। यह कंपनी की बजाज ऑटो के साथ पार्टनरशिप में डेवलप दूसरी मेड इन इंडिया बाइक है। इससे पहले जुलाई में स्पीड 400 को लॉन्च किया गया था। अब इस स्ट्रीट फाइटर बाइक को भी अनवील कर दिया गया है। कंपनी ने सबसे पहले 27 जून को दोनों बाइकों को लंदन में पेश किया था। भारत में बाइक का मुकाबला BMW G310R जो कि 2,85,000 की आती है, और हार्ले डेविडसन की 440X जो कि 2,29,000 से आती है। इसके अलावा KTM ड्यूक 390 जो कि 2,97,000 की आती है, और रॉयल इनफील्ड इंटरसेप्टर 650 जो कि 3 लाख रुपए की आती है। इन चारों गाड़ियों से इस बाइक का मुकाबला होने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महामुकाबले के लिए अहमदाबाद पहुंच गई पाकिस्तानी टीम। शनिवार को है भारत से जंग। जी हां दोस्तों, लगातार 2 मैच जीतकर आत्मविश्वास से लबरेज बाबर आजम की कप्तानी वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम मेजबान भारत के खिलाफ महामुकाबले के लिए अहमदाबाद पहुंच गई है। भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें वनडे वर्ल्ड कप 2023 के 12वें मैच में शनिवार यानी कि 14 अक्टूबर को आमने सामने होंगी। यह मुकाबला दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से मात दी थी। पाकिस्तान ने अपने दूसरे मैच में श्रीलंका को 6 विकेट से मात दी। पहले मैच में उसने नीदरलैंड को 81 रनों से हराया था। दोस्तों 7 साल बाद पाकिस्तान की टीम भारत दौरे पर आई है। उसने वर्ल्ड कप के शुरुआती दोनों मैच अहमदाबाद में खेले हैं। पाकिस्तानी टीम बुधवार दोपहर अहमदाबाद के लिए रवाना हुई। भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले में स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरे रहने की उम्मीद है। मौजूदा वर्ल्ड कप का पहला मैच इसी स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था, जहां दर्शकों की मौजूदगी ना के बराबर थी। इसको लेकर सोशल मीडिया पर भारतीय बोर्ड की खूब किरकिरी भी हुई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मैं भोजन करने के बाद कैंडी क्रश खेलता हूं। बीजेपी के हमलों के बीच सीएम बघेल ने फिर दिया जवाब। जी हां दोस्तों, बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की कैंडी क्रश खेलती हुई तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर उन पर जमकर तंज कसा था। इसके बाद सीएम बघेल ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि वह अपने राज्य के पारंपरिक खेल और कैंडी क्रश को खेलना जारी रखेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि छत्तीसगढ़ के लोग किसे चुनने जा रहे हैं। बघेल यही नहीं रुके, बल्कि एक के बाद एक ट्वीट कर बीजेपी को जवाब दे रहे हैं, और साथ ही पत्रकारों से बातचीत में भी उन्होंने इस मुद्दे को लेकर जवाब दिया। सीएम बघेल ने कहा कि कैंडी क्रश खेलना कोई अपराध है क्या? मैं तनाव में नहीं
नहीं रहता। बीजेपी के लोग चुनाव आते ही सक्रिय हो जाते हैं। मैंने 5 साल काम किया, जनता के बीच रहा, जैसे जैसे चुनाव आते जाते हैं मेरा तनाव और कम हो जाएगा, प्रचार होगा तो और तनाव मुक्त हो जाऊंगा। मैं भोजन करने के बाद कैंडी क्रश खेलना पसंद करता हूं। मुझे महाराज जी ने डिनर पर बुलाया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एमपी इलेक्शन 2023, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने के मूड में कई अफसर इस्तीफा देकर ठोकी दावेदारी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग की ओर से मतदान की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। प्रदेश की सभी 230 सीटों पर एक चरण में 17 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। इस घोषणा के बाद अब एमपी प्रशासन में सेवाएं दे चुके अफसर भी चुनावी मैदान में उतरने को आतुर हैं। खासकर शहडोल और छतरपुर संभाग बेहद चर्चाओं में बने हैं। दरअसल दोस्तों शहडोल विभाग के कमिश्नर IAS राजीव शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं छतरपुर जिले की डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन शिवराज सरकार की ओर से अभी तक इनको स्वीकार नहीं किया जा सका है। इनको लेकर डिप्टी कलेक्टर आंदोलन करने पर उतर गई है। वो पूरे जोर शोर से कह रही है कि वो भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, वोटर लिस्ट में नाम नहीं तो अब भी है आपके पास मौका। इस तारीख से पहले आवेदन भरकर देने पर आप भी दे सकेंगे विधानसभा चुनाव में वोट। जी हां दोस्तों, राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और आप 25 नवंबर को वोटिंग करना चाहते हैं तो आपके पास एक मौका अभी भी बचा हुआ है। दरअसल दोस्तों निर्वाचन आयोग नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी करेगा। इस वोटर लिस्ट में जो नाम होंगे केवल वही व्यक्ति 25 नवंबर को वोट डाल सकेंगे। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो उनके पास आवेदन करने के लिए अभी भी 15 दिन का समय बचा है। राज्य निर्वाचन आयोग के CEO प्रवीण गुप्ता ने बताया कि आयोग ने लोगों को 27 अक्टूबर तक आवेदन करने का समय दिया है। जो युवा 18 साल के हो गए हैं या इस महीने के अंत तक हो जाएंगे वह भी ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से किसी कारण से हट गया है तो वह भी अपना नाम फिर से जुड़वा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नीतीश तिवारी की फिल्म रामायण में हनुमान बनेंगे सनी देओल। सिल्वर स्क्रीन पर रणवीर के साथ पहली बार दिखेंगे। मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट है बाकी। जी हां दोस्तों, डायरेक्टर नीतीश तिवारी की फिल्म रामायण में सनी देओल भगवान हनुमान के किरदार में नजर आ सकते हैं। सोर्स का कहना है कि सनी के लुक को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने उन्हें इस रोल के लिए अप्रोच किया है। हालांकि मेकर्स या सनी की तरफ से इस बात पर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं की गई है। पिंकवाला की रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश तिवारी और उनकी टीम रामायण में भगवान हनुमान के रोल के लिए सनी देओल से बातचीत कर रही है। एक सोर्स ने पिंकविला को बताया कि भगवान हनुमान ताकत के प्रतीक है। फिल्म इंडस्ट्री में बजरंग बली के किरदार को सही ढंग से फिल्मी पर्दे पर सनी से बेहतर दूसरा कोई नहीं निभा सकता। सनी भी इस रोल को प्ले करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और वो इस रोल के लिए काफी उत्साहित भी हैं। हालांकि अभी तक इस रोल के सनी के नाम को पूरी तरह से लॉक नहीं किया गया है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सनी देओल को हनुमान जी का रोल निभाना चाहिए? आपका कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन की बढ़ गई मुश्किलें। दुष्कर्म और धमकी के आरोप में कोर्ट ने किया तलब। जी हां दोस्तों, दिल्ली की एक अदालत ने दुष्कर्म और आपराधिक धमकी दिए जाने का आरोप लगाने वाली महिला की शिकायत पर बुधवार को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता सैयद शहनवाज हुसैन को तलब किया है। अदालत ने कथित अपराध का संज्ञान लिया और पूर्व केंद्रीय मंत्री को 20 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश ने कहा कि अदालत ने FIR रद्द करने की रिपोर्ट, शिकायतकर्ता की दायर विरोधी याचिका, जांच अधिकारी के विरोधी याचिका पर दाखिल जवाब और रिकॉर्ड पर रखी है। अन्य सामग्रियों पर गौर करने के बाद यह पाया है कि शिकायतकर्ता ने पुलिस अदालत मजिस्ट्रेट के सामने दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 164 के तहत एक समान बयान दिए हैं। पुलिस ने अदालत में रिपोर्ट दाखिल कर प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया था। न्यायाधीश ने पुलिस रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि रद्द करने की रिपोर्ट दाखिल करते समय जांच अधिकारी ने मुद्दे उठाए हैं। यह ऐसे मामले हैं जिन पर सुनवाई के दौरान निर्णय लिया जा सकता है। न्यायाधीश ने कहा कि इसके अलावा इस अदालत का मानना है कि शिकायतकर्ता के बयान और उसकी विश्वसनीयता का परीक्षण केवल मुकदमे के दौरान ही किया जा सकता है, जब आरोपी की उससे जिरह की जाती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 11,352 करोड़ रुपए रहा TCS का नेट प्रॉफिट। 4,150 रुपए प्रति शेयर पर 17,000 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक का फैसला। जी हां दोस्तों, देश की सबसे बड़ी IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। जुलाई से सितंबर के बीच दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 9% से उछलकर 11,342 करोड़ रुपए रहा, जो बीते वर्ष के समान तिमाही में 10,431 करोड़ रुपए था।
कंपनी ने अपने शेयरधारकों को 9 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड भी देने का फैसला किया है। टीसीएस ने 17,000 करोड़ रुपए के वैल्यू के बराबर शेयर बायबैक का भी ऐलान किया। कंपनी 4,150 रुपए प्रति शेयर के भाव पर शेयर बायबैक करेगी। बीते 2 वर्षों में यह दूसरा मौका है जब टीसीएस ने शेयर बायबैक का फैसला किया है, यानी कि मौजूदा भाव से 15% प्रीमियम पर कंपनी ने शेयर बायबैक करने का फैसला किया है। वैसे दोस्तों, इस तरह की बातें यह बताती है कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है, और अगर आपने कंपनी में निवेश किया हुआ है तो आप एक सही कंपनी में निवेश करते हुए एक सही जगह पर बैठे हुए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, जो कि इजराइल युद्ध से ही आ रही है। टेंशन न लें, आपकी सेफ्टी के लिए सरकार काम कर रही है। इजराइल में फंसे भारतीयों के लिए भारत का खास संदेश, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। जी हां दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन आतंकी संगठन हमास के बीच जंग जारी है। इसी बीच इजराइल में रहने वाले भारतीय प्रवासियों को भारतीय दूतावास की ओर से संदेश दिया गया है कि उन्हें सुरक्षित रखने के लिए मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। भारतीय प्रवासियों को एक संदेश में युद्धग्रस्त इजराइल में भारतीय राजदूत संजीव सिंगला ने कहा कि मौजूदा स्थिति पर बहुत बारीकी से नजर रखी जा रही है और दूतावास भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए 24 घंटे काम कर रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो संदेश में भारतीय राजदूत संजीव सिंगला ने कहा कि इजराइल में मौजूद हमारे भारतीय नागरिकों को हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा और वेलफेयर के लिए दूतावास लगातार काम कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हम सभी बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं, लेकिन कृपया शांत और सतर्क रहें और स्थानीय सुरक्षा निर्देशों का पालन करते रहें। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय क्रिकेट टीम पहली बार विश्व विजेता कौन से साल में बनी थी? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारतीय टीम ने पहला वर्ल्ड कप कौन से साल में जीता था तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए उस साल का नाम। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर भी करिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।